एक छोटे शहर से निकला हुआ लड़का जो लॉरेंस बिश्नोई को भगवान मानता है और यहां तक कि उस 30 साल के लड़के का एक सपना पूरा हो जाता है और लॉरेंस बिश्नोई खुद उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है, जिगरी यार मान लेता है। यहां तक कि ये जो 30 साल का जो लड़का है जिसका नाम अमन साहू है, क्या कहें, गैंगस्टर अमन साहू या डॉन अमन, इसकी जो कहानी है ये चाहता था कि लॉरेंस बिश्नोई खुद बे खुद एक भगवान है, उसकी जो चरण की जो धूल है वो अपने सर माथे पर रखना चाहता था। यहां तक कि ये जो लड़का है, जो 30 साल का जो लड़का है, लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता था। खुद लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है, लेकिन इस 30 साल के लड़के ने झारखंड और बिहार में कुछ इस तरीके का आतंक फैला रखा था कि हर कोई इसे खौफजदा था। हाथों में AK-47 राइफल है, हाथों में पिस्टल है, वो भी ऑटोमेटिक और बहुत ही महंगे पिस्टल। एक 30 साल की लड़की के बाद जो छोटे शहर से आया है, उसने इतनी जल्दी नाम और शोहरत कैसे कमा लिया। लेकिन इस नाम और शोहरत के पीछे भी एक दर्दनाक और बेदर्द कहानी है, क्योंकि झारखंड पुलिस ने जिस तरीके से इसका एनकाउंटर किया है वो किसी से नहीं छिपाया जा सकता, क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ पुलिस वालों ने इसे एनकाउंटर में मारा है वो तमाम सबक होगा लॉरेंस बिश्नोई की हर एक गैंग मेंबर के लिए। अगर वो ज्यादा उछलते हैं, कूदते हैं, तो पुलिस कुछ इसी तरीके से गाड़ी पलटती है, फिर वो भागता है और पीछे से ठाई ठाई की आवाज आती है और एक गैंगस्टर जंगल में किसी आम इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह पड़ा हुआ मिलता है। हर कोई उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करता है और कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो जिगरी यार था उसे मौत के घाट उतारा जा चुका है, उसे एक जानवरों वाली बहुत ही बेदर्द वाली मौत दी गई है। किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, क्यों पुलिस वालों ने मीडिया से कहा कि 100 मीटर पीछे खड़े रहो, हमें गाड़ी लेकर अंदर जाना है। वो ऐसी लोकेशन पर एनकाउंटर हुआ जहां पर फोन का टावर भी नहीं आता। अब ऐसे में झारखंड पुलिस पर भी कई तरीके के सवालिया निशान हैं। चलिए जानते हैं पर्दे की पीछे की कहानी इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो जिस गैंगस्टर की बात आज हम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा नाम बनने वाला था आने वाले वक्त में, हो सकता है कि वो भी लॉरेंस की तरह पूरे देश में उसका नाम होता, एक बुरे काम को लेकर। जिस तरीके से लॉरेंस ने आतंक मचाया हुआ है भारत से लेकर अलग अलग देशों में, ऐसे ही जो अमन साहू है वो भी अपना नाम बड़ा करना चाह रहा था लॉरेंस के नक्शे कदम पर चलते हुए। लेकिन आज सुबह यानी 10 मार्च को सुबह 9:15 बजे उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। झारखंड पुलिस की नाक में दम कर कर रखा था इस गैंगस्टर ने, और ये खुद कहना है झारखंड की पुलिस का। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये बड़े बड़े लोगों से रंगदारी वसूली, सरेआम फायरिंग हो रही थी, हत्याएं की जा रही थी, झारखंड बिल्कुल भी जो है पूरा क्राइम, एक तरीके से क्राइम स्टेट बनता जा रहा था। लगातार वारदातें हो रही थी और ये करने वाला कोई और नहीं अमन साहू था। तो होता दरअसल ये है कि आज सुबह यानी 10 मार्च को जब अमन साहू को रायपुर जेल से रांची रिमांड के लिए लाया जा रहा था, पेशी के लिए लाया जा रहा था, तभी ये एनकाउंटर होता है। अब होता कैसे है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वही जंगल वाला रास्ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 100 मीटर तक दूर दूर तक कोई आ नहीं सकता, और 100 मीटर से पहले ही जो गाड़ी है मीडिया की या कोई भी जो लोग पीछे आना चाह रहे थे इसके, उन्हें आने नहीं दिया गया। और जैसे ही गाड़ी इस रास्ते पर जाती है एनकाउंटर हो जाता है। और तो और इस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आता, यानी फ़ोन मिलना, फ़ोन चलना, किसी को मैसेज करना, कॉल करना भी बेहद मुश्किल है। पुलिस वालों का कहना है कि जो SP हैं रिश्मा रमेश, उन्होंने बताया कि दरअसल जब हम स्कॉर्पियो में बैठाकर इसको रिमांड के लिए ले जा रहे थे, तभी इसके कुछ साथी जो इस गैंग में शामिल हैं वो जंगल में पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। और जैसे ही इस रास्ते से जो स्कॉर्पियो है वह गुजरती है तो अचानक बम से अटैक किया जाता है, बमबाजी शुरू हो जाती है। स्कॉर्पियो पर लगातार बम फेंके जाते हैं जिससे धुआं उठता है, हर तरफ हलचल मचती है, और इसी का फ़ायदा उठाता है वो गैंगस्टर। यानी पुलिस का कहना है कि पूरी प्लानिंग थी गैंगस्टर की यहाँ से भागने की। तभी जब बमबाजी होती है उसी वक्त जो गैंगस्टर है वो उस वक्त वहाँ पर एक हवलदार मौजूद थे गाड़ी में, उनकी जो राइफल थी, इंसास राइफल बताया जा रहा है, वो ले लेता है और तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। अब जैसे ही जो गुंडा है, जो गैंगस्टर है, अमन साहू है, वो फायरिंग शुरू करता है तो इसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस वाले भी गोलियां मारते हैं। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसको गोली मारी जाती है और फिर सड़क किनारे उसकी लाश पड़ी हुई मिलती है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है।
पुलिस वालों ने फिलहाल अभी तक यही बताया है। इस पर तमाम तरीके के सवाल जो मीडिया के लोग हैं और कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो अब फिलहाल इसमें जवाब भी मांग रहे हैं पुलिस से कि आपने मीडिया की गाड़ी कैसे रोक दी। फिलहाल एक गैंगस्टर था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब एनकाउंटर करने के पीछे की वजह क्या थी, तो दरअसल इस अमन साहू पर 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। ये अक्सर जो झारखंड में बड़े बड़े लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर हो गए, ठेकेदार हो गए, रियल एस्टेट के कारोबारी हो गए, ज्वेलरी शॉप के मालिक हो गए, कोयला कारोबारी हो गया, इनको लगातार धमकी भेजता था, इनसे पैसे वसूली करता था, इनकी किडनैपिंग की जाती थी, यहाँ तक कि सरेआम मर्डर जैसी चीज़ें भी इसने करवाई हैं। और तो और आपने देखा, जितना मैंने आपको अभी तक समझाया, इसके पूरे केस में और जिस तरह से काम कर रहा है, इसके काम करने के तरीके में एक सिमिलैरिटी है, वो है लॉरेंस की। लॉरेंस भी ठीक कुछ इसी तरीके से काम किया करता था। जब वो पंजाब से निकला, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर जब उसने अपना आतंक मचाया तो उसके काम करने का पैटर्न भी कुछ ऐसा था। और इन दोनों की कहानी भी काफ़ी सिमिलर है। जो अमन साहू है, इसकी पूरी स्टोरी लॉरेंस से मिलती है। वो कैसे मिलती है, तो दरअसल जो अमन साहू है, इसका जन्म हुआ झारखंड में ही 1995 में, बुढ़मू गांव करके है। तो 1995 में जन्मा। अगर अभी उम्र देखें तो 30 साल की उम्र है इसकी। ये पढ़ाई में भी अच्छा था। जैसे कि कहा जाता है कि लॉरेंस के पिताजी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लॉरेंस स्पोर्ट्स में अच्छा था। ठीक तरीके से जो अमन साहू है, उसी तरीके से ये भी पढ़ाई में अच्छा था। 2010 में जब इसने मैट्रिक पास की तब 78% लेकर आया। इसने डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पंजाब जाकर, वहीं जाकर जहाँ लॉरेंस था, वहाँ जाकर इसने माफ करिएगा टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा भी किया और उसमें 62% मार्क्स लेकर आया। ये मार्क्स आप ये देखिए तो फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स हैं और कहीं से भी कम नहीं है, यानी पढ़ाई में इसका मन लगता था। लेकिन शुरुआत होती है 2015 में, जब इसे पहली बार कुछ दिनों के लिए जेल में ले जाया जाता है। पुलिस वाले इसे एक छोटे से केस में पकड़ लेते हैं। 2012 में जब ये अपने घर जाता है, वहाँ पर इसकी पहचान होती है जन मुक्ति मोर्चा के लोगों से। वहाँ पर ये एक कहते हैं ना, यूथ होता है, पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे इसका मन जो है, जो रुचि है, वो पॉलिटिक्स में जाने लगती है। और ये देखता है कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से काम हो रहा है और राजनीति कैसी है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शुरुआत कैसे होती है, कितने लोग इसमें किस गंदे काम में लिप्त हैं और कौन बिल्कुल साफ है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही इसका कदम एक युवा नेता के तौर पर एक राजनीति के अंदर पड़ता है, तो समझिए दलदल में ये पड़ जाता है। यहीं पर एक छोटा मोटा अपराध करता है। साल 2015 में पहली बार जेल जाता है। जेल जाने के बाद इसकी मुलाकात होती है सुजीत सिन्हा और मयंक सिंह से। ये उग्रवादी संगठनों के लिए काम करते थे और यहीं से इसने एक क्राइम की दुनिया में पैर रखना शुरू कर दिया। जैसे ये बाहर आता है, ये देखता है कि तमाम तरीके जो गैंगस्टर हैं, जो बड़े बड़े गुंडे मवाली हैं, वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और तब ये अपनी गैंग बनाता है, सोशल मीडिया का सहारा लेता है और ठीक लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करता है। जैसी वो तस्वीरें खिंचवाता है, ठीक उसी तरीके से ये भी मूंछों को ताव देकर तस्वीरें खिंचवा रहा है, AK-47 के साथ तस्वीरें खिंचा रहा है। पूरे तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो कर रहा है। आप ये समझिए उसको अपना भगवान मानता है। और धीरे धीरे जो अपना गढ़ है, जो झारखंड में इसने फैलाया, अपने गुर्गे इकट्ठा किए, इस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे हुए, सरेआम फायरिंग करवा दी झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर। जो लोग हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनको मरवा दिया। और इसके बाद जब पुलिस वालों को लगा कि ये आफत बनता जा रहा है, तब इसको पकड़ा गया। फिर ये भागा, फिर पकड़ा गया, फिर भागा। लेकिन आखिरकार जब ये 2022 में पकड़ा जाता है, तब से लेकर अब तक ये जेल में था और जेल से भी ये अपने गैंग को ठीक लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही चला रहा था। जैसे लॉरेंस गैंग में जेल में बैठकर अपनी गैंग चलाता है, ठीक उसी तरीके से। और लगातार इस पे जो चार्जेस थे वो बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे और ये झारखंड के अंदर पूरी तरीके से आतंक मचा रहा था। लेकिन लॉरेंस के साथ इसके तार कैसे जुड़े, क्या है वो तरीका, क्या है, कौन सा वो फेसबुक पेज है जहां से इसकी तस्वीरें डाली जा रही थी। इसके तार यानी अमन साहू के तार कनाडा और मलेशिया से कैसे जुड़ते हैं? क्या ये भी अपने लोगों से जो पैसा लेता है उन्हें बाहर विदेश में भेजता है? क्या इसका भी लॉरेंस गैंग के साथ सीधा कांटेक्ट है? हम बार बार कह रहे हैं कि लॉरेंस का फ़ैन है ये, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच में इसका लॉरेंस गैंग के साथ कोई कनेक्शन है। क्योंकि बीच में एक खबर भी आई थी और हाल ही में पुलिस ने भी ये माना था कि झारखंड के अंदर जब एक फायरिंग हुई तो जो ये अमन साहू है, इसने लॉरेंस गैंग के कहने पर ऐसा किया। तो क्या है इन दोनों के बीच का कनेक्शन? कनाडा मलेशिया तक इसके पैर कैसे पहुंच रहे हैं और किस तरीके से अगर ये जिंदा होता तो आने वाले वक्त में लॉरेंस का राइट हैंड बन सकता था? देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि ये जो लड़का है, जो रांची का एक लड़का 1995 में जिसका जन्म हुआ और जिसकी अब उम्र 30 साल होने जा रही थी,
ये जो जनाब हैं ये एक युवा नेता भी बनना चाहते थे और 30 साल की उम्र में युवा नेता बनने का जो शौक था वो कहीं ना कहीं होता है कि विधायकी या सांसद बनके ही पूरा होता है। जनाब जो ये 30 साल का जो गैंगस्टर है, युवा नेता, भैया जी बहुत महान है, भैया जी के पास बहुत पैसा है, तो भैया जी चुनाव लड़ना भी चाहते थे और झारखंड के हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए, विधानसभा चुनाव लड़ने दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट कहता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे ऊपर 120 मामले दर्ज हैं, इसलिए तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। एक दो होता तो शायद चुनाव लड़ भी लेता, लेकिन 100 की सेंचुरी हो चुकी है। एक सेंचुरी वाला क्रिमिनल ये कहे कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरा जन समर्थन है, मैं युवा नेता हूं, लेकिन जब वो चुनाव नहीं लड़ पाता तो उसके बाद दूसरे और भी सारी चीजें थी। अब धीरे धीरे बात करते हैं कि जो लॉरेंस गैंग है और इसका कनेक्शन क्या था। दरअसल जिस एटीएस जो हेड हैं, जो डीएसपी हैं, जिन्होंने इनका एनकाउंटर किया, मजे की बात सोचिए, ये जो लड़का है, ये जो गैंगस्टर है जिसकी वो जो जन्म है वो 1995 में हुआ, जिस एटीएस अफसर ने इसे गोली मारी या एनकाउंटर किया वो कौन से बैच का है? वो है 1994 बैच का, एटीएस का डीएसपी पद पर वो तैनात हैं और इनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह। इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि रायपुर से लेकर रांची तक के जो काफिला है गाड़ियों का, यही लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसी जगह पे जाके गाड़ी पलटती है जहां पर ना सिग्नल है। मीडिया वालों को कहा जाता है कि आप पीछे रुक जाइए, क्यों, किस लिए, कोई पता नहीं। फिर कहा जाता है कि बम ब्लास्ट होता है। जब इतना काफिला जा रहा है, इतनी सिक्योरिटी जा रही है, तब भी अगर अमन साहू के लड़के अगर बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक है। चूक किस इस तरीके से है कि होता यूं है कि आप किस रास्ते से अपने कैदी को लेके जाएंगे, इसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। अगर झारखंड पुलिस ये कह रही है कि बम लगा दिया गया है तो ये याद रखिए कि झारखंड पुलिस से बहुत बड़ी गलती हुई है। एनकाउंटर करके कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली है। कई तरीके के सवाल खड़े होंगे कि आपकी गुप्त रास्ते की जानकारी इन लड़कों को कैसे मिल गई, अगर झारखंड पुलिस सही में कह रही है कि बम ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब चलिए, एनकाउंटर तो इन्होंने कहा कि वो भाग रहा था, AK-47 राइफल लेके जांग पे जो कांस्टेबल उसकी गोली भी मार दी और भागते हुए उन्होंने उस पर गोली चला दी। अब जब गोली चला दी, हाथ में राइफल भी है, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की स्क्रिप्ट चल रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि झारखंड पुलिस यूपी पुलिस बनने की तर्ज पर काम कर रही है और चाह रही है कि एक एक बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराएंगे। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए क्या है लॉरेंस गैंग और इसका कनेक्शन। अब जिस तरीके से मैंने आपको पुलिस वालों की थ्योरी बता दी, अब अंदर की कहानी सुनिए। झारखंड कैसा राज्य है? झारखंड के अंदर मिनरल्स बहुत मिलते हैं। मिनरल से कहने का मतलब कोल भंडार है, रेत माफिया है वहां पर, और अलग अलग लोहे भी मिलते हैं। तो इन सब के जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब से उगाही का मामला ये किया करता। अब लॉरेंस गैंग क्या करता है? लॉरेंस गैंग जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको धमकाता है, उनसे पैसे लेता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे जो वहां के जो बिजनेसमैन है, जो कोल का बिजनेस करते हैं, जो अलग अलग मिनरल्स का बिजनेस करते हैं वहां पे, या जो कहें रेत का बिजनेस करते हैं, उनके पास भरपूर पैसा रहता है। अब इनसे अगर आप पैसा लोगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा और यही पैसा बड़े ही आराम से लॉरेंस गैंग के पास पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अब बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई की कदमों कदम पे मिलाते हुए ये जो अमन साहू है फॉलो कर रहा था, पैसे भी अच्छे खासे कमा रहा था। फिर अमन साहू को लगा कि क्यों ना मैं अपने लड़कों को भी विदेशों में सेटल करवाऊं। अब उसी में अमन साहू नाम है इस लड़के का, जो उसका फेसबुक संभालने वाला जो लड़का है, सोचिए 30 साल के लड़के को फेसबुक चलाना तक नहीं आता। ये जो अमन साहू है, इसका फेसबुक हैंडल करने वाला लड़का कौन है? अमन सिंह है, जो कनाडा और मलेशिया में बैठकर अक्सर इसकी फेसबुक अकाउंट को हैंडल करता है। कब किसे मारना है या मारने के बाद जो सोशल मीडिया पे जो चीजें बताई जाती है कि आज हमने इसका एनकाउंटर कर दिया, हम उसको धमका रहे हैं, ये सारी जानकारी फेसबुक के जरिए पुलिस तक पहुंचती है और लोगों तक भी पहुंचाई जाती है। अमन साहू का जो वर्चस्व है कुछ इस तरीके से है कि झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, आपको लगेंगे ये तो गरीब राज्य है, यहाँ पे क्या ही मिल सकता है। याद रखिए, यहाँ पे कोल निकलता है, यहाँ पे रेत होता है, यहाँ से लोहे निकलते हैं और तमाम, कहा जाता है कि झारखंड का जो रेत निकलता है या जो बालू कहते हैं, वो उसी से गुड़गांव जैसे इलाके, पंजाब में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, वहीं का बालू, वहीं का रेत इस्तेमाल होता है। अब जब हजारों टनों का जब रेत जा रहा हो, हजारों टन कोयला जा रहा हो, तो वहां से कमाई करना आसान रहता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन झारखंड पुलिस को अमन साहू से किस बात की खुंदक थी?
खुंदक ये था कि जो अमन साहू है वो पहले जब उगाही कर रहा था तो छोटा मोटा मामला था, लेकिन उसने एनटीपीसी के एक ऑफिसर को हत्या कर दी। अब जब एनटीपीसी के ऑफिसर की हत्या कर दी, एक केंद्रीय कर्मचारी की हत्या हो जाती है, तब यह बात दिल्ली तक आवाज जाती है कि किसने और किस बदमाश ने एक एनटीपीसी के ऑफिसर को मौत के घाट उतारा। पता लगता है कि अमन साहू नाम का गैंगस्टर जो लगातार धमकी दे रहा था, उगाही के लिए पैसे मांग रहा था, झारखंड के डीजीपी को सामने आके कहना पड़ता है कि हम इस पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए, वो कल ही कह रहे थे कि हमें अमन साहू को पकड़ के लाना है, हम अमन साहू पर कार्रवाई करेंगे, और एक दिन बाद गाड़ी पलट जाती है, वो बम मार देता है, कोई कांस्टेबल का राइफल छीन लिया जाता है, फिर पीछे से गोली मार दी जाती है। तो एनटीपीसी की जो हत्या हुई थी झारखंड के अंदर, उसी के लिए जांच पड़ताल के लिए इन जनाब को लेकर आया जा रहा था। अब दूसरी चीज, लॉरेंस गैंग कोई अपना भगवान मानता है, लेकिन लॉरेंस गैंग का करीबी बनने के लिए आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत थी। पैसे से तो इसने अपने आप को साबित कर दिया था, लेकिन जरूरत तब होती है जब आपको हथियारों की जरूरत हो, और खुद लॉरेंस गैंग के लिए आप एक पैर पे खड़े होकर, जब लॉरेंस के जहां कहे आप किसी वक्त भी उसी के लिए हथियार आप उसके लिए मुहैया करवा सकते हो। अब जिस तरीके से हमने शुरुआत में आपको कई सारी तस्वीरें दिखाई हैं कि AK-47 राइफल के साथ, पिस्टल के साथ, ये जो राइफल है, जो पिस्टल्स है, ये सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं है, ये अपना प्रमोशन के लिए है, अपने ऐड के लिए है कि भैया देखो लॉरेंस गैंग भी हमसे हथियार ले रहा है, उसी के जरिए वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, तो आप किस बात से डर रहे हैं, आप भी खरीदिए हमसे हथियार। क्योंकि जो पीछे हथियार रखे हैं वो सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए हैं। अब इसके पास ये हथियार कैसे आते हैं, कौन देता है, कहां से आता है, इसके बारे में पुलिस को अब जांच पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन यही हथियार लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचता है, और ये जो सपना था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का फेवरेट बनूं, बेस्ट फ्रेंड बनूं, जिगरी यार बनूं, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई का जो जिगरी यार था वो था अमन साहू, और जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है, और किसी बेदर्दी की तरह, किसी जानवर की तरह उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अब इस पर भी तमाम तरीके से, अब लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि इंटरनेशनल गैंगस्टर तो हो ही चुका है, हर राज्य की पुलिस उससे खुंदक खा के बैठी है। अब क्योंकि उसके एक एक लड़के को, उसके एक एक जो शूटर्स थे, जो उसके जो राइट हैंड थे, जो लेफ्ट हैंड थे, उन सबको मौत के घाट उतार कर लॉरेंस को एक तरीके से उसके सारे हाथ पैर काटकर उसे जेल के अंदर उसका मुंह बंद करने की अब कोशिश की जा रही है। क्योंकि जेल से उसने बहुत हाथ पैर मारकर, तमाम लोगों को डरा धमकाकर बहुत पैसे कमा लिए, बहुत ज्यादा सबको खौफ में रख लिया। अब बारी है खाकी के एक्शन में आने की, और खाकी जब एक्शन में आती है तो कुछ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो बाहर आती है, और पता लगता है कि समाज में अब भी पुलिस वालों का खौफ है गैंगस्टर के अंदर। क्योंकि पहले देखा जाता था कि गैंगस्टर जो बिहार की पुलिस है, झारखंड की पुलिस है, उन्हें डरा धमका कर रखते थे। अब खुद एसपी साहिबा कहती हैं कि इनका आतंक बहुत बढ़ गया था, लगाम लगाने की जरूरत थी, और इसलिए लगाम लगा दिया गया। ये सारी जब चीजें कही जाती है तो डर का माहौल पैदा किया जाता है उन बदमाशों पर, उन गैंगस्टर पर, कि अगर बदमाशी करोगे ज्यादा दिन की दुनिया नहीं है तुम्हारी, बस चंद पलों की दुनिया है। और ये सुनिश्चित करेंगे खाकी वर्दी वाले कि आप सही मौके पर, भगवान के पास सही वक्त पर भी पहुंच जाए। और यही काम झारखंड पुलिस ने करके भी दिखाया और बता दिया है लॉरेंस के सारे शूटर्स को, सारे उनके गैंग वालों को, कि देखो ज्यादा पढ़ निकालने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, मुंबई पुलिस सब पीछे हाथ धो के पीछे बढ़ चुके हैं लॉरेंस गैंग के। अब लॉरेंस गैंग की लगता है दुनिया ज्यादा दिन बची नहीं है। लॉरेंस के जो परिंदे हैं अब उनका वक्त आ चुका है, उनको समझना पड़ेगा कि अब पर निकालकर उड़ने का खुले आसमान के अंदर मतलब नहीं है। अब अपने पर बंद कर खुद ब खुद पिंजरे के अंदर वो आ जाएं और अपना पिंजरा खुद ही अपनी जबान से बंद कर लें, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो उनके लिए मौत सुनिश्चित है।